नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। तो बिल्कुल दोस्तों एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, फटाफट सभी शेयर कर दीजिएगा क्लास को। और हम दोस्तों देखने वाले हैं प्रमुख आपके सामने कक्षा 12 का हिंदी साहित्य का पेपर। कौन सा? हिंदी साहित्य का पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य का पेपर देखने वाला है, एक देखने वाले हैं, सभी क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार सभी। ठीक है, हिंदी साहित्य का पेपर है दोस्तों कक्षा 12 का। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों। देखिएगा आपके सामने जैसे एक दिया जाएगा, एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा इस प्रकार से। और उस गद्यांश में से जैसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित का मतलब जो पहले आपके पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, एक बार सभी क्लास को शेयर करिएगा सभी फटाफट। हाँ बिल्कुल, देखिएगा आ जाएगा एक बार सभी शेयर करके। चलो, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, जैसे उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है, परंतु जब आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता है तब उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार प्राप्त कर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठे रह जाए या थोड़ा हंस भी दे तो ये हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। हमारा उत्साह तभी कहा जाएगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े होंगे, उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे और उसके ठहरने आदि के प्रबंध में प्रसन्न मुख इधर उधर आते जाते दिखाई देंगे। ठीक है, और इसके बाद आगे हैं कि प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के लिए नित्य लक्षण है। तो आपने दोस्तों इस प्रमुख गद्यांश में देखिएगा, पहला आपको क्वेश्चन पूछा कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हमें बताना है। तो क्या है इस प्रमुख गद्यांश का प्रमुख शीर्षक? तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, उत्साह की उमंग। ठीक है, इसका गद्यांश का प्रमुख जो है वो शीर्षक है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे आपको ये पहला तो पॉइंट हो गया भाई, इस गद्यांश का शीर्षक पूछ लिया है। इसके बाद दूसरा आपको क्वेश्चन इसमें ये पूछा है कि बताओ, जैसे जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ दिखाई नहीं पड़ता तब उसे प्राप्त नहीं होती है। क्या नहीं प्राप्त होती है? उत्साह की उपमा, उत्साह उमंग, उत्साह की संज्ञा, या फिर आपके सामने दे रखा है उत्साह तरंग। तो बताओ इसमें से क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा बताओ? जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता है, तो इसमें कौन सा राइट होगा? दूसरे का। बिल्कुल, आप देखिएगा इसमें आपको पता चल गया होगा। देखो ऊपर ही इसका आंसर दे रखा है। ठीक है, जब किसी आनंद का लगाव किसी क्रिया, देखिएगा, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई देता पड़ता है तो उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। क्या प्राप्त नहीं होती दोस्तों? उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका क्या राइट कर देंगे हम? दूसरे का जो है वो कर देंगे उत्साह की संज्ञा, यानी इस दूसरे का जो है वो सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा आपको पूछा है कि उत्साह की गणना किसमें की जाती है? अच्छे कर्मों में, अच्छे गुणों में, अच्छे स्वभाव में या फिर अच्छे व्यवहार में? इसका आंसर दीजिएगा। उत्साह की गणना किसमें की जाती है? तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें मिल जाएगा आपको आंसर कि उत्साह की जो गणना है वो किसमें की जाती है। तो देखिएगा इसका आंसर ढूंढते हैं, उत्साह की गणना किसमें की जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसमें होती है? गिनती का मतलब गणना करना। ठीक है, तो उत्साह गणना कह सकते हैं, संख्या। तो उत्साह की गणना अच्छे गुणों में होती है। किसमें होती है? अच्छे गुणों में। तो यहाँ पर तीसरे का जो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा ये तीसरा क्या पूछा है कि उत्साह की गणना किसमें की जाती है? तो दोस्तों उत्साह की गणना अच्छे गुणों में की जाती है। तीसरे का बी जो है वो राइट हो जाएगा। इसके अलावा आपको चौथा पूछा है कि बताओ उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण हैं। क्रम, संकल्प, प्रयत्न, एवं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्साह की गणना किसमें क्या पूछा है कि उत्साह की गणना ये हो गया, उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण हैं। तो अभी हमने यहाँ पर देखा था दोस्तों, देखिएगा ये प्रयत्न, कर्म, संकल्प, उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण हैं। तो कर्म, संकल्प, प्रयत्न ये प्रमुख क्या हो गए? उत्साह के या आनंद के, उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण हैं। तो बिल्कुल दोस्तों जो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा, चौथे का। इसका हो जाएगा ए वे बे दोनों। ठीक है, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको पूछा है कि उत्साह शब्द की संधि विच्छेद करना। जैसे आपको पूछा है कि उत्साह शब्द का संधि विच्छेद हमें बताना होगा कि भी इसका संधि विच्छेद बताओ, संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों
तो देखो उत प्लस सा, उत प्लस शा, उत्सा प्लस है, उत प्लस शा, कौन सा होगा इसका बताओ, इसका कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें देखिएगा वैसे राइट इसमें दे नहीं रखा है, उत प्लस शा और उत प्लस सा ये तो एक ही नजर आ रहा है, तो आप इन्हें या तो दोनों में से किसी एक को कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप लगा दीजिएगा उद प्लस सा, क्या हो जाएगा, उद प्लस सा कर दीजिएगा आप, ठीक है, उद प्लस सा। यहाँ पर ते है उत, यहाँ पर भी देखो है जैसे कि जैसे सेम है, तो आप उद प्लस सा कर देंगे तो उदसा, यानी ये हो जाएगा उत्साह का संधि विच्छेद। और इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें कौन सी संधि है, इसमें हो जाएगी दोस्तों संधि जो है वो कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। कौन सी संधि, तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है। उत्साह शब्द की संधि विच्छेद जो है वो हो जाएगा दोस्तों उद प्लस शा, उद प्लस सा, ये हो जाएगा उत्साह का संधि विच्छेद। अब ये तो था दोस्तों आपको एक पठित गद्यांश दे रखा था जिसमें आपको पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर जैसे पूछे गए थे इसी गद्यांश में से। अब हम आपके सामने देखते हैं प्रमुख दूसरा जो है वो एक पठित पद्यांश दे रखा है। तो बिल्कुल दोस्तों आप इस एक पठित पद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपके सामने दे रखा है एक पठित पद्यांश, और एक पठित पद्यांश में से देखिएगा आपको ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे भगवान कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कहाँ गए थे। अगर आप इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता चल, जैसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेश हस्तिनापुर, अभी मैंने पढ़ा भी नहीं लेकिन मैं बता दूंगा। देखो भगवान हस्तिनापुर आए थे, पांडवों का संदेश लाए थे, तो यहाँ पर आपका भी हो जाएगा हस्तिनापुर आए थे। आप क्या करिएगा, पहले इसको पढ़िएगा, दूसरे जो पद्यांश दे रखा है इस पद्यांश या काव्यांश को अच्छे से पढ़िएगा और आपको इसी में से आंसर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हमने एक पठित पद्यांश देखा, गद्यांश देखा था। अब देखते हैं एक पठित पद्यांश, ये आपको नजर आ रहा है और इसमें से ये जो क्वेश्चन पूछे गए वो आप देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों, ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा तीसरा जो आपको इसमें क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है एक आपको निबंध तैयार करना है, या बेरोजगारी समस्या और समाधान पर, या विद्यार्थी और अनुशासन पर, या मोबाइल फोन वरदान है या अभिशाप, या कंप्यूटर शिक्षा का महत्व, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों आप चार कोई भी निबंध जो है वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो शिक्षा, एक तो स्वच्छता पर अच्छे से आपको ध्यान रखना, स्वच्छता के महत्व पर, ये बार बार पूछा जाता है स्वच्छता का महत्व। इसके अलावा जैसे मोबाइल फोन वरदान है या अभिशाप, एक ये भी याद अच्छे से पढ़ लेना इसको। विद्यार्थी और अनुशासन ये भी इंपॉर्टेंट ही है। तो ये कुछ बेरोजगारी की समस्या, ये आप कुछ दे के चले जाना, ठीक है। 4 या 5 जो है वो अच्छे निबंध दे के चले जाना, और ये निबंध की बिल्कुल आपके अच्छे नंबर है। अपने माइंड से लिखना है दोस्तों, मन से लिखना है पूरा। 2.5 पेज तो होने चाहिए निबंध के अंदर। आगे देखते हैं, 2 पेज लिख दे तो चल जाएगा। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन आपके सामने, जैसे आपके बुक से रिलेटेड लिया गया है किताब से, कि नाटक एवं कहानी में कोई 3 अंतर बताओ। नाटक एवं कहानी में कोई आपको 3 अंतर बताने हैं दोस्तों। उत्तर सीमा आपको 60 शब्दों में लिखनी है, ठीक है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में मिल सकता है दोस्तों। बिल्कुल इनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। जो पत्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताने हैं दोस्तों। 40 शब्दों के अंदर उत्तर सीमा में लिखनी है। नेक्स्ट पूछा आपको उल्टा पिरामिड जो शैली है किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। जो उल्टा पिरामिड शैली उसकी प्रमुख 3 विशेषताओं का हमें उल्लेख करना है, 3 विशेषता प्रमुख बतानी है, ठीक है। इसके बाद विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, ठीक है। विशेष लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, उत्तर सीमा 20 शब्दों के अंदर लिखनी है। तो ये प्रमुख आप देख सकते हैं जो अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित प्रमुख क्वेश्चन है। इसके बाद है दोस्तों, इसके बाद आगे जो दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, आगे आपको ये दे रखा है कि अपराध, ठीक है, अपराध बीट वाले संवाददाता का क्या अर्थ होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वेरी इनको अच्छे से आपको याद कर लेने दोस्तों। विशेष लेखन के किन्हीं 3 क्षेत्रों के नाम बताइए, ठीक है। आपके या तो डेस्क में से मिल जाएंगे या फिर आपके जो संजीव पासबुक है उनमें से मिल जाएंगे। माधुर्य गुण की परिभाषा बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों माधुर्य गुण, ठीक है। और निर्भमों को हम दीजिए अथवा मत गजेंद्र, उक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। जो काव्य दोष है, काव्य को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। गीतिका एवं हर गीतिका छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, आप देख सकते हैं। और ये 13वां क्वेश्चन है विभावना अलंकार का अर्थ बताते हुए उदाहरण से स्पष्ट करें। और 14वां जो आपका क्वेश्चन है ये आपकी जो बुक से रिलेटेड लिया गया है, जिसमें एक पद्यांश दे रखा है, उसकी सब प्रसंग व्याख्या करनी है प्रसंग सहित, ठीक है। और इसके अथवा में भी दे रखा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा बुक तो बिल्कुल आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद है दोस्तों 15वां देखिएगा, आपके सामने 15वां दे रखा है। क्या दे रखा है, जिससे 15वां दे रखा है आपके सामने एक गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश के भी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। आप
आपके बुक से ही लिया गया है ये प्रमुख गद्यांश, आप देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 15वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये 16वां क्वेश्चन देखिएगा। 16वां क्वेश्चन आपको पूछा है कि संवदिया कहानी के आधार पर बड़ी बहुरिया का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, संवदिया कहानी के आधार पर बड़ी बहुरिया का चरित्र चित्रण हमें करना है। और इसी के अथवा में पूछा है कि औद्योगिकरण की रफ्तार पर्यावरण के लिए प्रमुख संकट है, सिद्ध कीजिए। तो इसके ये प्रमुख 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इसके अथवा में दे रखा है कवि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, रामचंद्रिका के पदों के आधार पर स्पष्ट करना है। और इसी के अथवा में भी ये दे रखा है, आगे आप देख सकते हैं कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा के आधार पर भारत की प्रमुख विशेषता को बतानी है। ठीक है, इसके अलावा 18वां दे रखा कि पशुआ की प्रसिद्धि का क्या कारण था और लेखक वहाँ क्यों जाना चाहता था। कोयल और भोरों के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। और अब जैसे आपके सामने क्या पूछा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, ये कथन किसका क्या है। घनानंद की रचनाओं में सुजान कौन है। देखो ये कुछ 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, 1-1 नंबर वाले पॉइंट आपको पूछे हैं। गंगापुत्र किसे कहा गया और क्यों। जायसी की प्रमुख कवि कृतियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास का अथवा रामचंद्र शुक्ल का साहित्य परिचय लिखना है। ठीक है, तो तुलसीदास जी का वैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तुलसीदास का भी आप अच्छे से देख के चले जाना। ठीक है, तुलसीदास जी हो गए, सूरदास जी भी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास का चरित्र चित्र बताना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो निबंधात्मक क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का ये पेपर है दोस्तों। और 23वां क्वेश्चन में देखिएगा आपको क्या पूछा है 23वें में। जैसे 23वें में आपको पूछा है 40 शब्दों में उत्तर देना है कि ये फूस की राख ने थी, उनकी अभिलाषाओं की राख थी। सूरदास की क्या अभिलाषाएं थी और राख किसने की। ठीक है, और राख किसने की। और अब माफ़ करो भूला मेरी खुददारी को बख्श दो, भूप सिंह ने ऐसा किससे और क्यों कहा था। ये आपके बुक, अगर आपने बुक को पढ़ा है तो बिल्कुल आप इनको आसानी से कर पाएंगे। मालवा में नवरात्रि स्थापना का जो वर्णन लेखिका ने किया उसका वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से ये प्रमुख कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको अच्छे से याद करने हैं। बिल्कुल दोस्तों, इनको अच्छे से ढूंढने हैं, आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो मिल सकते हैं, पूरी संभावना है। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों वापस आपके सामने मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। ओके, थैंक यू।